चलो देखो, तो क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास, इधर से। चलो देखो, सुनो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्या कह रहा है, क्या कि एक व्यक्ति 4 मीटर उत्तर के तरफ चलता है, 4 मीटर उत्तर के तरफ चलता है, उसके बाद चलता है, उसके बाद वह 3 मीटर पूर्व के तरफ चलता है, 3 मीटर पूर्व के तरफ चलता है। पहले चला 4 मीटर किधर, उत्तर के तरफ, उसके बाद चल रहा है किधर, 3 मीटर पूर्व के तरफ। कह रहा है क्या कि व्यक्ति के प्रारंभिक बिंदु से, व्यक्ति के प्रारंभिक बिंदु से, क्या चालू हो जा रहा है ये, एक मिनट रुक जाओ, कलर कैसे बैकग्राउंड का चेंज हो रहा है। चलो, क्या रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का क्या करना है, स्थिति बताना है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दु- अंतिम बिंदु की विस्थापन ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, विस्थापन ज्ञात करें। तो आप देखो कि एक ही बार में सीधे कह दोगे क्या, ये तो डायरेक्ट दे दिया था कि उत्तर और पूर्व है ना। तो डायरेक्शन जब भी बनाओ तो देखो, तो इधर की तरफ क्या लिखना है, इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ। कह रहा है क्या, ठीक है, ईस्ट वेस्ट ठीक है ना, हाँ ठीक होगा। चलो देखो, अब क्या कह रहा है कि पहले 4 मीटर आदमी किधर की तरफ चला, तो मान लो पहले था यहाँ पे, और यहाँ से चला 4 मीटर किधर, उत्तर, और इसके बाद ये आदमी कितना दूर चला, 3 मीटर पूरब, ठीक ना। अब देखो जरा सा कि उत्तर और पूरब के बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का, ये वाला कोण, ये वाला कोण, क्यों नहीं ये वाला कोण, हेड से हेड और टेल से टेल। बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा कि अगर देखेंगे इस दोनों वेक्टर को आप, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं है। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इससे बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा कि नहीं होगा। किस ऑर्डर में होगा, सेम ऑर्डर में कि अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर में तो भाई टेल से टेल को मिला देंगे और हेड से, तो बताओ ये 3 है और ये 4 है। और जरा सा देखो कि इसी वेक्टर को अगर तुम पीछे लेके आ जाओगे तो हेड से हेड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब हेड से हेड मिल गया तो ये थीटा बराबर अभी भी कितना रहेगा, 90 डिग्री। मतलब एक मैग्नीट्यूड तुमको अगर मान लो कि इसको बोले वेक्टर ए और इसको बोले वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जिसको तुम ए बोलोगे ये दिया हुआ है कितना तुम्हारे पास, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जिसको तुम बी बोलोगे वो है कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, और थीटा बराबर है कितना दिया हुआ, अच्छा ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। अब देखिए कि थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, रिजल्टेंट तो ये है आर। अगर इस आर का मैग्नीट्यूड आपको लिखना है तो ये पिछले दिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो इसमें कि जब सबका वैल्यू डालोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 गुने 4 गुने कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, मतलब 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो कुछ लोग बोल रहे हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 1, बड़ी मार मारेंगे। देखो कितना, 9 प्लस रूट अंडर बराबर कितना, तो पाइथागोरस नहीं लगाएंगे तब भी काम समझ में आया वेक्टर लॉ से। अब देखो इसमें कि थोड़ा सा एक हम स्पेशल केस तुमको हम डिस्कस करके दिखाते हैं, ठीक है।
कि यदि क्या हो कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तब इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक ही दिशा में हो दो वेक्टर, मान लीजिए क्या कि एक वेक्टर है आपका वेक्टर ए, मान लीजिए क्या कि एक वेक्टर है आपका क्या, ये वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है ये, मान लीजिए आपका क्या, वेक्टर बी। अब इस दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब जरा सा बताइए, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है? एक ही डायरेक्शन में है, तो भाई साहब ये बताओ कि अगर इस वेक्टर को तुम उठा करके इस वेक्टर पर रख दोगे तो थीटा कितना हो जाएगा? तो जब भाई साहब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, जब थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या कि इस दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा बराबर, कोई दिक्कत? अब रिजल्टेंट लिखने का क्या है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लिखने के लिए तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जब तुम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिखोगे, इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे तो कितना लिखोगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना? थीटा कितना है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो भाई साहब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरा सा ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? तो जब भाई साहब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जरा सा देखो, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कि नहीं? हो जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो आया, वो कितना आया? ए प्लस। अब जरा सा ध्यान दो कि फोर्स वेक्टर है, एक फोर्स इधर लगाए 10 न्यूटन का, ठीक ना? मान लो एक फोर्स इधर लगाए इस ब्लॉक पे, कितने का? 10 न्यूटन का, इसका मास है कुछ भी। एक दूसरा फोर्स भी अगर हम इसी डायरेक्शन में लगाए 5 न्यूटन का, और तुमसे पूछे कि बताओ एफ नेट कितना होगा, तो सीधे क्या करते थे? 10 प्लस। क्यों करते थे ये दिख रहा है तुमको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातें समझ में आ रही है? सर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो, है ना? अच्छा, ये चीज ध्यान से दो कि इस ए और बी के सेम डायरेक्शन में भी आर का डायरेक्शन होगा, जो नेट फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? सेम डायरेक्शन में ही होगा ए और बी के, ठीक ना? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि इसमें जो है, तो जो सदिश आर का जो आपका दिशा होगा, सदिश आर का दिशा ए और बी के दिशा के समान होगा। ए तथा बी के दिशा के क्या होगा? समान होगा। ए तथा बी के दिशा के समान होगा। अब देखिए, ए और बी के दिशा के समान हो रहा है, बातें क्लियर भी हो रही है आपको? क्या इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा, है ना? कि इस पर मैं इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तुम भी यहाँ से आओ इधर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, किधर? जिधर मैं लगा रहा हूँ उधर, जिधर तुम लगा रहे हो उधर। तो जो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन हो रहा है वो ए और बी दोनों के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में हो रहा है। और अगर सेम डायरेक्शन में कभी भी दो वेक्टर लगे तो सिंपली पकड़ के क्या करिए? वेक्टर लॉ लगाने की कोई जरूरत क्यों नहीं है? ये समझ में आया? चलो अब देखो भाई कि अगर ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ठीक ना? यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या हो? यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी विपरीत दिशा में हो। अब देखो, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी विपरीत दिशा में होगा, तो विपरीत दिशा में होने से देखिए क्या हुआ कि विपरीत दिशा में होने का मतलब क्या हुआ? ये मान ले है तेरा क्या? वेक्टर ए, और एक दूसरा वाला मान ले क्या कि ये है तेरा वेक्टर बी। देखो तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है कि नहीं है? जब ए और बी विपरीत दिशा में है भाई साहब, तो जरा सा आप मुझे बताइए कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है? अब देखो तरीका देखो क्या कि पहले क्या करना है? टेल से टेल को मिलाना है, उठाए पैरेलल शिफ्ट किए, टेल से टेल मिला दिए, टेल से टेल मिला दिए, टेल से टेल मिला दिए, तो देखो कितना कोण बन रहा है? 180 डिग्री। मतलब दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसके बीच का कोण कितना? 180 डिग्री। तो भाई साहब ये बताओ, यहाँ थीटा बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब अगर इस दोनों का रिजल्टेंट तुमको लिखना है वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही लिखेंगे, माइनस बी नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं दिया हुआ है। समझ में आया? अब देखिए कि जो रिजल्टेंट आप लिखते हैं आर बराबर, वो कितना लिखते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री? 180 डिग्री। तुमको पता होगा कॉस 180 डिग्री का वैल्यू
-1 होता है, तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और -1 को करेंगे तो ये -2ab हो जाएगा कि नहीं। जरा सा ध्यान से देखो, ये क्या है, a माइनस बी का, तो भाई साहब इसको रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतिए, क्या मैथ्स में आ जाइए, थोड़ा सा सावधानी बरतिए, क्या मैथ्स में आ जाइए क्या। तो मैथ्स में रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, प्लस माइनस एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तीनों ही गलत, ठीक ना, तीनों ही क्या गलत। रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं क्या, मॉड एक्स। कुछ लोगों के मुंह से आवाज आ रही थी, बहुत अच्छा लगा। और ये मॉड एक्स जो होता है बेटा, ये होता है क्या, एक्स तब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, और ये होता है माइनस एक्स कब, जब एक्स क्या हो, लेस देन 0 हो। समझ में आ रही है बात। अब देखो कि x ग्रेटर देन 0, अगर मान लो हम बोल दें कि y इक्वल टू है तुम्हारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और बोले हम इसका तुमको ग्राफ बनाने के लिए, ठीक ना, तो बोले हम अगर तुमको इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो तुम देखो कि y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो सीधा ऐसा ग्राफ होगा, ये 45 डिग्री पे। लेकिन कह रहा है कि ये y इक्वल टू एक्स तब होगा जब x क्या रहे, 0 से या बराबर रहे। तो x 0 से बड़ा या बराबर रहे, मतलब इसके इधर वाले पोर्शन को आपको लेना नहीं है, इधर वाला पोर्शन आपको क्या करना है, छांट देना है। क्योंकि ये डेफिनेशन ही कह रहा है क्या, कि x लेंगे कब, जब x 0 से बड़ा रहे तब। तो 0 या 0 से बड़ा वाला पोर्शन हम ले लिए इस ग्राफ का। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तुम कैसे लिखते हो, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ लिखोगे ऐसे, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 135 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि ये कह रहा है कि y इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, तो जब x 0 से क्या रहे, तो इधर वाला पोर्शन लेंगे कि इधर वाला पोर्शन लेंगे। अच्छा देखो यहाँ बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब 0 भी नहीं लेना है। तो 0 भी नहीं लेना है, इसका मतलब यहाँ पर एक 0 वाला पोर्शन भी खाली होगा और इधर वाला पोर्शन भी छूट जाएगा। अब कह रहा है कि इस दोनों को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा क्या, मॉड एक्स। तो क्या करो, इस कहानी को उठाओ और इस पर डाल दो, तो ये वाला जो बिंदु है इस खाली ढक्कन को भर देगा और ये वाला लाइन इधर आ जाएगा, है ना। तो इस दोनों को जब आप मिला दीजिएगा तो आपको एक ग्राफ मिलेगा क्या, y इक्वल टू मॉड एक्स। देखिए मिलाने के बाद कैसा होगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये था y इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये था क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स, और इसी दोनों को हम लोग एक साथ बोलेंगे क्या, y इक्वल टू मॉड एक्स। तो इस मॉड का मतलब क्या होता है, इस मॉड का मतलब होता है कि अगर आप मॉड में पॉजिटिव डालिएगा तब भी ये पॉजिटिव देगा, और अगर -3 डालिएगा तब भी एक और माइनस के साथ ये पॉजिटिव ही देगा। अब देखो कि अगर बेटा मैं इसको r इक्वल टू, अगर मैं इस r इक्वल टू रूट अंडर a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं r इक्वल टू a माइनस बी लिखता हूँ, a माइनस बी लिखता हूँ, तो अगर a छोटा हो गया तो नेगेटिव में रिजल्टेंट आएगा, है ना। बड़का में से छोटका घटाएंगे, अब बड़का छोटका में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स वाई टाइप से है तो इसको क्या लिखेंगे। अब आंसर कुछ भी आए इसके साथ क्या लिखना है, सर प्लस वाले में काहे नहीं लिखे, तो छोटका भी मैग्नीट्यूड प्लस में, बड़का भी मैग्नीट्यूड, और प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस ही आएंगे। और आप चाहें तो पीछे जो चीज हम लोग लिखे थे आर इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तुम चाहो तो आर इक्वल टू मॉड ए प्लस बी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क, लेकिन यहाँ पर लगाना जरूरी हो जाएगा। क्यों कि अगर ए छोटा हो गया तो फिर माइनस में आने लग जाएगा। तो सीधे सीधे याद रखना क्या, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर रहेगा तो रिजल्टेंट बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लेंगे या डिफरेंस का मॉड ले लेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में रहा दोनों तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, आई समझ में मैथमेटिकली। अब देखो कि अब तुम्हारे वेक्टर एडिशन में ये कहानी था कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों किस में हो, सेम डायरेक्शन में, और ये कहानी था कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी किस में हो, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ अच्छा उल्टा हो गया, चलो उल्टा हो गया तो
इसको उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो। अब उल्टा कर दो तो इधर वाला है उल्टा वाला, तो इसको कर दीजिए इधर ए और इसको कर दीजिए इधर, अब ठीक हुआ। और इसको कर दीजिए इधर ए और इसको कर दीजिए इधर बी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा थीटा बराबर कितना, और यहाँ पर थीटा बराबर कितना। कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर का एहसास हो रहा है, ठीक है। अब चलो देखो, इसी में एक है क्या, सदिशों के योग के बहुभुज का नियम, पॉलीगॉन लॉ। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुभुज का नियम। देखो बेटा कि जो ट्रायंगल लॉ पर है या जो पैरेललोग्राम लॉ पर है, इसमें केवल दो वेक्टर को जोड़ना सीखे। इसमें क्या सीखे? केवल दो वेक्टर को जोड़ना सीखे। वेक्टर ए क्या, अच्छा ये बहुभुज, अब ठीक है जो भी हो देख लेना। सुनो, अब क्या बोले कि ट्रायंगल लॉ में भी दो ही वेक्टर ए बी को जोड़ते थे तो आर मिलता था, पैरेललोग्राम लॉ में भी दो ही वेक्टर ए बी को जोड़ते थे तो आर मिलता था। लेकिन जरा सा सोचो, दो से ज्यादा भी तो वेक्टर हो सकते हैं, तो जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो हम लोग किस नियम को लगाएंगे? बहुभुज के नियम। अब बहुभुज का नियम क्या कहता है सुनो, कहता है क्या कि दो या दो से अधिक सदिश अगर एक ही क्रम में हो, क्या हो? दो या दो से अधिक सदिश अगर एक ही क्रम में हो। अब देखो तुमको हम एक ही क्रम का मतलब हम सिखाए हुए हैं। एक ही क्रम का मतलब अगर इसको बोल दो वेक्टर ए, इसको बोल दो वेक्टर बी, इसको बोल दो वेक्टर सी, इसको बोल दो वेक्टर डी, इसको बोल दो वेक्टर ई, ये सारा क्या है? एक ही क्रम में है। एक ही क्रम में है कि नहीं है? अब जरा सा देखिए आप कि अगर ये सारा वेक्टर एक ही क्रम में है तो इसका हम जरा सा नाम लिख देते हैं आपके सामने में, क्या कि ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, एक था वेक्टर सी, एक था वेक्टर डी और एक था वेक्टर ई। तो इस सारे का अगर हमको ऐड करने के लिए बोले बोले कि अगर इसका रिजल्टेंट हो ए बी सी डी ई सब को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो आप खाली ट्रायंगल लॉ याद रखिए। आप खाली क्या करिए? ट्रायंगल लॉ याद रखिए। आप हमको बताइए ए और बी किसी त्रिभुज का दो संगत भुजा है क्या? एक ही क्रम में है क्या? है। तो भाई इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा क्या? अपोजिट ऑर्डर में भी है। अगर इस वेक्टर को मैं बोल दूं R1 दोस्त, अगर इस वेक्टर को मैं बोल दूं R1, तो मैं तुम्हारे सामने में अगर R1 इक्वल टू लिखूं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख दूंगा कि नहीं? लिख दूंगा कि नहीं? चलो अब देखो कि अगर R1 को मैं एक वेक्टर बोलूं, अगर मैं R1 को एक वेक्टर बोलूं और C को एक वेक्टर बोलूं, तो R1 और C भी एक ही क्रम में है और किसी त्रिभुज का दो संगत भुजा है। तो अगर इस दोनों का रिजल्टेंट लिखने के लिए बोले दोस्त, तो इस दोनों का रिजल्टेंट बताओ तो यहाँ से एक ये वाला रिजल्टेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर इस रिजल्टेंट का नाम मैं रख दूं R2, अगर इस रिजल्टेंट का मैं नाम रख दूं R2, तो ये बताइए तो कि R2 इक्वल टू जो है सो R1 प्लस सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं? अब R1 का वैल्यू ऊपर से लीजिए, तो जब R1 का वैल्यू ऊपर से रखिएगा इसमें, तो R2 इक्वल टू जो मिल जाएगा आपको वो कितना मिल जाएगा? ए प्लस बी और प्लस वेक्टर सी। क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी और प्लस वेक्टर कितना? सी। अब जरा सा बढ़ो फिर एक स्टेप आगे कि R2 को एक वेक्टर मानो और डी को एक वेक्टर मानो। दोनों एक ही क्रम में है कि नहीं है? त्रिभुज का दो संगत भुजा है कि नहीं है? तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरा भुजा होगा कि नहीं? कौन से क्रम में होगा? अपोजिट क्रम में। ऐसा होगा कि नहीं? अगर इसको बोल दें भाई R3, अगर इसको बोल दें R3, तो ये बताओ तो कि जो वेक्टर R3 बराबर होगा ये तुम्हारा R2 प्लस वेक्टर डी होगा कि नहीं होगा? R2 का वैल्यू ऊपर से रखो तो R3 बराबर जो है सो R1 प्लस आर, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी R2 के जगह पर, और एक डी है तो प्लस डी हो जाएगा कि नहीं? इस तरह से अगर हम सब में त्रिभुज का नियम लगाते जाएं तो आप देखिए तो R3 और ई एक क्रम में है कि नहीं है? तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दोस्त, इस दोनों का रिजल्टेंट तुम बताओ कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला वेक्टर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अगर इस रिजल्टेंट का नाम रख दो तुम R, इस रिजल्टेंट का नाम तुम रख दो R, तो ये बताओ कि वेक्टर R इक्वल टू क्या लिखेंगे? R3 और प्लस वेक्टर ई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
R3 का वैल्यू ऊपर से डालिए तो वेक्टर R इक्वल टू कितना मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तक था पहले, है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस वेक्टर डी और प्लस वेक्टर, अब देखिए सारे को जोड़ के क्या मिला, वेक्टर R। मतलब कहीं ना कहीं ए बी सी डी ई सब का जो फाइनल रिजल्टेंट है वो क्या है। तो आप देखिए कि R कैसा वेक्टर है, तो पहले के टेल से अंतिम को हेड को मिलाने वाला सेट, पहले के टेल से अंतिम के हेड को मिलाने वाला वेक्टर है। तो अगर इसका कोई बोले कि स्टेटमेंट लिख के बताओ मुझे पॉलीगॉन लॉ का, तो सीधे सीधे कहना कि यदि यदि सीधे सीधे इसमें क्या बोलना कि यदि कुछ वेक्टर एक ही क्रम में हो, यदि कुछ सदिश, अब ये कितना भी हो सकता है, ठीक ना, यदि कुछ सदिश एक ही क्रम में हो, एक ही क्रम में हो, तो उनका परिणामी सदिश, तो उनका परिणामी सदिश जो होगा, तो उनका परिणामी सदिश जो होगा वो देखो, उनका परिणामी सदिश कौन सा हो रहा है, देखो कुछ वेक्टर एक ही क्रम में हो, ए बी सी डी ई एक ही क्रम में है कि नहीं है, तो परिणामी सदिश जो है वो पहले के टेल और अंतिम के हेड को मिलाने वाला एक सदिश होगा, है ना। तो परिणामी सदिश पहले सदिश के हेड, पहले सदिश के हेड नहीं टेल, देखो पहले के टेल तथा अंतिम के, तथा अंतिम सदिश के, तथा अंतिम सदिश के हेड को, तथा अंतिम सदिश के हेड को मिलाने वाला सदिश होगा, हेड को मिलाने वाला सदिश होगा, होगा कि नहीं होगा, मिलाने वाला सदिश होगा। अब इसके दिशा का बात करो, सदिश होगा। अब देखो ये भी तो हो सकता था कि एक ही दिशा में हो, ये भी ऐसे भी तो इधर भी तो हेड लग सकता था, तो इसका दिशा क्या है, एक समान है कि विपरीत है, एक समान क्रम में है कि विपरीत क्रम में है, आर क्या है, विपरीत क्रम में है, मिलाने वाला सदिश होगा जो किस क्रम में होगा, जो विपरीत क्रम में होगा, जो विपरीत क्रम में होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपको ट्रायंगल लॉ आता है, तो ट्रायंगल लॉ आता है तो आप बहुत ही आसानी से पॉलीगॉन लॉ बना सकते हैं। क्या कि इसमें क्या हुआ, कोई समस्या है आपको, तो पीछे देख रहे हैं, लड़कियां भी पीछे नहीं बैठी हुई है, इधर बैठी हुई है। चलो इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो मैं क्या बोला कि कुछ वेक्टर है ए बी सी डी एक ही क्रम में है, तो इस सब का जो रिजल्टेंट होगा वो पहले के टेल और अंतिम के हेड को मिलाने वाला सदिश होगा, एक समान क्रम में नहीं, कैसे क्रम में, कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, क्या छूट गया, अच्छा मिट गया, देखते रहना, आ गया। चलो अब ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं या बहुभुज का नियम बोलते हैं। अब देखो कि अब जो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे वेक्टर में बढ़ाने वाले हैं, उस वेक्टर का कॉन्सेप्ट का उपयोग आपको 100% हर जगह होने वाला है, ठीक है। तो देखो बेटा कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक ब्लॉक में रस्सी बांध लूँ, मान लो इस टेबल में मैं नीचे रस्सी बांध दूं और ऐसे अपने कंधे पे रस्सी रखूं और ऐसे इसको खींचना शुरू करूं आगे की तरफ, तो जो फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पे, जो फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पे, वो सिचुएशन देखो तो जरा सा कुछ कैसा होगा, ये है ब्लॉक, है ना, ये है क्या ब्लॉक, और यहाँ पे है एक आदमी खड़ा, यहाँ पे है एक आदमी खड़ा जो एक रस्सी को अपने कंधे से गुजारा है और इधर ये अपने हाथ में पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा। मतलब आप देखिएगा जरा सा ध्यान से, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है बेटा, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो कि ये डायरेक्शन ना तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और ना तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, बीच में लग रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर वेक्टर एक दिशा में हो तो भी जोड़ना आसान हो रहा है, डायरेक्ट ए प्लस बी कर दे रहे हैं। अगर विपरीत दिशा में होता है तो भी जोड़ना आसान होता है, हम लोग डायरेक्ट ए माइनस बी, और 90 डिग्री पे होता है तो भी आसान होता है, सीधे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो अब वेक्टर लॉ में हर वेक्टर अपना अलग अलग दिशा लेके चलेगा,
लेकिन हमको काम करने में जो आसान हो रहा है कब, या तो सेम डायरेक्शन में रहे या तो अपोजिट डायरेक्शन में रहे, नहीं तो पैथागोरस वाला रहे। अब कुछ ऐसा जुगाड़ इसमें लगा दें, कुछ ऐसा जुगाड़ इसमें लगा दें कि या तो ये 90 डिग्री पर हो जाए, और या तो क्या हो 0 डिग्री पर हो जाए, और या तो क्या हो 180 डिग्री पर हो जाए, है ना। दो से अधिक वेक्टर रहे तो सबका दिशा अलग अलग रहेगा। अब तुम देखो कि पॉलीगोन में अगर तुमको रिजल्टेंट निकालना है तो कई बार ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ा, बहुत बार लगाना पड़ा, बहुत टाइम टेकिंग चीज है। अब इस कहानी से बचने के लिए तुमको क्या करना है कि वेक्टर का सहायता लेना है। अब कैसे वेक्टर का सहायता लेंगे, तो आप देखिए कि ये जो फोर्स इस कोना में लग रहा है, तो इस पे दो तरह का फोर्स, एक तो लग रहा है कि क्षैतिज में आगे जाएगा, दूसरा ये भी लग रहा है कि इस पे ऊपर की तरफ भी कुछ लग रहा है, बीच बीच की कहानी लग रही है। अब मान लीजिए क्या, मान लीजिए क्या कि एक सरफेस है ऐसा, मान लीजिए कि एक सरफेस है ऐसा, इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस, मान लो एक्सिस पतला ही रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब देखो कि इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या एक्स एक्सिस, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ वाई एक्सिस। अब तुम देखो कि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लीजिए कि इसमें, इस कहानी में जो है सो क्या है कि यहाँ पे ओरिजिन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ओरिजिन पे क्या है एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है कुछ भी न्यूटन का, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है आपके कुछ न्यूटन का, मान लीजिए ऐसे लग रहा है कि नहीं इस पे। मान लीजिए ये भी बात कि एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। और इस वेक्टर को अगर हम लोग बोल दें वेक्टर आर, कोई भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब आर किसी एंगल पे है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं कि आर में कुछ ऐसा हो कि या तो ये सेम दिशा में हो जाए, या तो विपरीत दिशा में हो जाए, या तो 90 डिग्री पर हो जाए। तो दोस्त देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाने के बाद फिर हम लास्ट में आपको रटवा भी देंगे, मैथमेटिकली पहले निकाल के देखते हैं, बाद में रटवा देंगे कि याद कैसे करना है, एक लाइन का चीज है। अब देखिए कि इस आर में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम इसमें एक लंब गिराते हैं। अब तुम देखो कि इसको लंब गिराने के बाद, लंब गिराने के बाद ये बात बताओ कि अगर हम इसका नाम रख दें ओ, इसका हम नाम रख दें पी, और इसका हम नाम रख दें एम, तो इस वेक्टर आर का जो क्षैतिज दिशा में है, एक्स दिशा में है, वो कंपोनेंट क्या है, ओ एम है। अगर ओ एम पता चल जाए तो हमको ये पता चल जाए कि एस एक्स दिशा में कितनी आर है। तो ओ एम को अगर निकालना है तो इसमें जरा सा देखिए, तो हमको पता क्या क्या है, हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है, इस ट्रायंगल में बेस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन देखेंगे, तो बी और एच में रिलेशन कौन देता है, कॉस देता है। तो जरा सा लगाइए तो कॉस थीटा भाई, इसमें जब कॉस थीटा लगाइएगा तो आ जाएगा कितना, ओ एम और बट्टा ओ पी, है कि नहीं। अब देखिए कि ओ एम बट्टा ओपी जो आ गया, तो कॉस थीटा जब यहाँ से आप लिखिएगा तो ओ एम और ओपी का लेंथ कितना है। तो अगर बेटा ओ एम लिखना है तो ओ एम बराबर कितना लिखेगा, और देखो तो ये किस डायरेक्शन में है। तो अगर ओ एम वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसके साथ आई कैप लगा देंगे, काम हो जाएगा कि नहीं। दूसरा चीज देखो कि अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां से अगर मैं वाई एक्सिस पे लंब डाल दूं तो तुमको कोई आपत्ति है क्या, कोई आपत्ति नहीं होगा। अगर इस पॉइंट का नाम हम मान ले भाई एन, तो ये भी लंब है। अब वाई में ये कितना ऊपर की तरफ लग रहा है, तो अगर ओ एन निकल जाए तो काम हो जाएगा। जरा सा देखिए तो एक्स अक्ष के समानांतर ये पी एन है कि नहीं है, तो ये तिर्यक रेखा होगा कि नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, होगा कि नहीं। अब जरा सा इस त्रिभुज में देखो, पीएनओ में तुमको थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर निकालना है और तुमको हाइपोटेन्यूज पता है, पी और एच में रिलेशन चाहिए। तो पी और एच में रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा। तो भाई साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखोगे तो परपेंडिकुलर कितना है बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है। अब देखो कि जो साइन थीटा इक्वल टू तुम लिखोगे उसको ओ एन बट्टा ओपी के जगह पर आर लिखोगे कि नहीं। आर को जब इधर लेके आओगे ओ एन, देखिए आर को जब लेके तो ओ एन कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, और वाई में है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, जे कैप, तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ एन, हो जाएगा कि नहीं। अब जरा सा आ जाओ सदिशों के योग के समानांतर चतुर्भुज के नियम पर। तो सदिशों के योग के समानांतर के चतुर्भुज के नियम पर जब तुम आ जाओगे तो मान लो कि ये ओ एम एक वेक्टर है,
ओ एम क्या है, एक वेक्टर है। और इस ओ एन को भी मान लीजिए आप क्या कि एक, आप बताइए कि ओ एम और ओ एन समानांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं है कि नहीं है ना। जब दो संगत भुजाएं हैं भाई साहब, तो ये बताइए कि ये जो ओपी विकर्ण है ये रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा। और इस रिजल्टेंट वेक्टर ओपी को जो है, इस रिजल्टेंट वेक्टर ओपी को जो है, इस सबको मिटा दें, ये सब तो किसी काम का नहीं है ना, इसको मिटा देते हैं। नहीं, कोई किसी काम का नहीं है, इसको याद ही नहीं रखना है, ये बस समझाने के लिए चीज़ थी, नोट्स में ये सब नहीं डाल, इधर जगह बच जाएगा तो काम कर लेंगे। चलो देखो, अब मैं क्या बोला कि देखो इस तरीके से देखो समानांतर चतुर्भुज के नियम से, तो सदिश ओ एम तथा क्या लिख रहे हैं, ओ एम लिखना था है ना, सदिश ओ एम तथा ओ एम का जो है, ओ एम का परिणामी सदिश जो है, वो परिणामी सदिश क्या है, का परिणामी सदिश कौन सा है, का परिणामी सदिश ओपी है ना। ओ एम और ओ एन लिखना था। अच्छा चलो, ओ एन, ठीक ना, अब ठीक है। ओ एम और ओ एन का परिणामी सदिश क्या है, किस नियम से, समानांतर चतुर्भुज के नियम से। अब देखिए कि समानांतर चतुर्भुज के नियम से जब भाई वेक्टर ओपी लिखेंगे तो वो कितना लिखेंगे, ओ एम और प्लस ओ एन लिखेंगे कि नहीं। अब ओपी जो है तुम्हारा वो क्या है, वेक्टर, और ओ एम जो है वो तुम्हारा कितना है, आर कॉस थीटा आई कैप, प्लस ओ एन जो है तुम्हारा वो कितना है, आर साइन थीटा जे कैप। अब देखो इस वेक्टर आर को देखने से सीधा सीधा लग रहा है, जब आप लिखते थे बेटा एफ बराबर 2 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन, तो इससे सीधा ये पता चलता था कि ये जो फोर्स है एक्स में 2 न्यूटन का लग रहा है और वाई में। इसका मतलब देखो कि इस वेक्टर आर को जो तुम देख रहे हो, तो आर कॉस थीटा आई कैप मतलब एक्स में कितना लग रहा है और वाई में कितना लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा क्या, कि जो वेक्टर आर है, जो वेक्टर आर है वो दो ज्यामितीय अक्षों, दो ज्यामितीय अक्षों, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ठीक ना, दो ज्यामितीय अक्षों एक्स अक्ष और वाई अक्ष में, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में कितना कितना है, आर कॉस थीटा है एक्स अक्ष में, तथा तथा आर साइन थीटा है किसमें, वाई अक्ष में, है लिख देंगे सीधे, क्रमशः भी है ना, क्रमशः है। मतलब एक्स अक्ष में कितना चल रहा है, आर साइन थीटा, और वाई अक्ष में कितना चल रहा है, आर। अब देखो कि यहां से जो कंक्लूजन है ये क्या है, एक लाइन का बाद जो कंक्लूजन है ये क्या है, इतना क्यों पढ़े हैं। तो कोई भी वेक्टर आर था किसी एंगल थीटा पे, अब इसके बारे में हमको बहुत पता नहीं चल पा रहा था, दिक्कतें आ रही थी। हम सोचे क्या कि अगर ये कहानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बदल जाए तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा। जब 90 डिग्री पे हो जाएगा तो हम इसमें क्या किए, थोड़ा सा मैथ्स लगाए, तो ओ एम दिख रहा है आर कॉस थीटा के बराबर में और ओ एन दिख रहा है आर, वेक्टर के फॉर्म में लिखे समानांतर चतुर्भुज के नियम से, तो ये भी दिख रहा है कि एक्स में आर कॉस थीटा और वाई में। इसका मतलब ये हुआ कि सदिश आर को जो है सो दो ज्यामितीय घटकों में तोड़ा जा सकता है, एक होगा आर कॉस थीटा और एक होगा आर। अब सवाल उठता है कि हमेशा कॉस थीटा किसको लिखेंगे, साइन थीटा किसको लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान में ये रखना, थीटा जिस एक्सिस के साथ लगा हुआ रहे उसके साथ क्या लिखना है, और थीटा जिसके साथ नहीं लगा हुआ रहे उसके साथ। इतनी बातें क्लियर है। तो थीटा यहाँ एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है, इसीलिए एक्स एक्सिस में लिखेंगे कितना, कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में लिखेंगे कितना। लेकिन अगर थीटा की कहानी बदल के यहां से यहां पर आ जाती, अगला पेज लें, अगला पेज लेकर के देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग दो वेक्टर लिखे थे और थीटा की कहानी हम यहाँ से अगर बदल देते और बोलते कि ये वेक्टर आर अब थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो y में जो होता तुम कंपोनेंट लेता, ये लेता कितना, आर कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा लगा हो उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा हो उसके साथ आर साइन थीटा। अब तुम कहोगे कि अगर सर वेक्टर आर बराबर आप लिखे आर कॉस थीटा आई कैप पीछे लिखे थे और प्लस आर साइन थीटा जे कैप, तो आप बताइए कि इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो आर के बराबर में ही होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं? देखो जरा सा, रिजल्टेंट लिखने के लिए देखो कि ये पूरा चीज कितना है और ये पूरा चीज कितना है, वह है ना। और जेड बराबर कितना है, नहीं है तो जेड बराबर, जो वेक्टर आर का तुम मैग्नीट्यूड लिखते हो बेटा, वो यही तो लिखते हो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, लिखते हो ना। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड एक्स एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं, प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो हुआ कि नहीं। देखो जरा सा, इस दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। इसका वैल्यू पढ़े हुए हैं कितना, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो गया, बराबर है कि नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा। तो अब से जीवन में कोई भी वेक्टर रहे उसको चटाक से हम लोग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ देंगे, जिसके साथ थीटा लगा हुआ रहेगा उसके साथ, और जिसके साथ नहीं लगा रहेगा उसके साथ। क्यों, उसका प्रूफ मैथमेटिकली देख लिए। अब देखो कि ये पोर्शन बहुत वाइटल पोर्शन है वेक्टर का, जहां से जबरदस्त जबरदस्त सवाल बनते हैं। और अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 11th में पढ़े हैं तो आपको सहयोग मिलेगी। आप देखिए जरा सा कि सवाल कैसे बनाया जाता है। क्लियर है बात? चलो देखो, अब क्वेश्चन कैसे बनना है इस पे ये देख लो। क्वेश्चन में क्या कहेगा, कहेगा कि एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है मान लो कुछ भी m, ठीक ना। कह रहा है क्या कि इस पे दो फोर्स लग रहा है, इस पे दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है तुम्हारा इधर के तरफ, जो जो इस अक्ष के साथ कोण बना रहा है तुम्हारा 37 डिग्री का। और कह रहा है कि यदि फोर्स है ये 10 न्यूटन का, ठीक ना, यदि ये फोर्स है 10 न्यूटन का और इसी पे एक दूसरा फोर्स भी काम कर रहा है, इसी पे एक दूसरा फोर्स भी काम कर रहा है, ये फोर्स है ऐसे इस पे काम कर रहा है। और अगर आपको कह रहा है कि ये एंगल जो है ये एंगल है 53 डिग्री का और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन का, तो आप बताइए कि एक्स दिशा में कितना फोर्स लग रहा है, आप बताइए कि वाई दिशा में कितना फोर्स लग रहा है, और आप ये भी बताइए कि एफ नेट बराबर कितना है। अब तुम देखो, फोर्स है तो ये वेक्टर है, फोर्स है तो ये, अब तुम इसमें करो क्या, देखो सवाल कैसे लगाना है ये सीख लो। तो सबसे पहले 53 डिग्री 37 डिग्री क्लियर कर देते हैं। तो 53 डिग्री 37 डिग्री में हमेशा एक समकोण त्रिभुज ऐसा याद रखना जिसकी भुजाएं हो 3 4 और 5। तो 3 के सामने वाला जो कोण होगा वो छोटा कोण होगा 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला जो होगा वो होगा, अब देखो साइन थीटा लिखोगे तो साइन 37 डिग्री लिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना, समझ में आया। अगर कॉस 37 डिग्री लिखना है तो कॉस 37 डिग्री कितना लिखेंगे भाई, b बाई 4/5। अगर साइन 53 डिग्री लिखना है तो थीटा ये है, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो 4/5। और अगर आपको कॉस 53 डिग्री लिखना है तो इसके लिए क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना 3/, इसको हमेशा याद रखना, ये हमेशा यूज में आने वाला डाटा है, समझे। अब देखिए कि इस पर सवाल कैसे बनाना है, सुनिए सवाल कैसे बनाना है। आप मुझे ये बताइए भाई साहब, सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि इस वेक्टर को इस पे ऐसे लग रहा है, ये वेक्टर बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसे लग रहा है मतलब इसको खिसका करके ऐसे लगा देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, डायरेक्शन भी नहीं बदला और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला। अब देखिए कि यहाँ पर ये वाला कोण जो था, यहाँ पर जो आपका ये वाला कोण था, यही वाला कोण तो था 53 डिग्री, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा भाई, 53 डिग्री। अब देखो बॉडी को मान लो कहाँ, ओरिजिन पे, बॉडी को मान लो कहाँ। अब देखो कि यहाँ से जो है तो तुम्हारा एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का कितने डिग्री पे, और यहाँ पर देख लो कि एक फोर्स लग रहा है तुम्हारा 15 न्यूटन का कितने डिग्री पे, यही तो डाटा था 15 न्यूटन का था ना ये है। अब देखिए कि काम क्या हुआ, अब ये अलग अजीब अजीब एंगल पे लग रहा है, रिजल्टेंट कैसे लिखें, तो सीधे सीधे वेक्टर तो है, पकड़ के घुमा दो। कैसे घुमाओ, जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा है उसके साथ, तो देखो तो इसके साथ थीटा लगा है तो इसको भाई 10 कॉस 37 डिग्री लिखेंगे कि नहीं,
आर साइन थीटा लिखते थे, आर कॉस थीटा लिखते थे, तो आर के जगह पर 10 और कॉस 37 डिग्री। अब इसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है, तो थीटा नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये कितना हुआ, 10 साइन 37 डिग्री। इसका कहानी खत्म। अब इसकी कहानी खत्म। अब इसको घुमाओ, तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ 15 कॉस, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा है उसके साथ 15 साइन। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? अब जरा सा इसका वैल्यू सॉल्व करो, तो 10 आगुने साइन 37 का वैल्यू कितना, 5 दूनी 10 कटेगा, कितना आ जाएगा, 10 आगुने कॉस 37 का वैल्यू कितना, कितना हो जाएगा, इधर देखिए आप, 15 गुने कॉस 53 का वैल्यू कितना, 5 से कटेगा 3 बार में कितना हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 15 गुने साइन 53 का वैल्यू कितना, 5 से कटेगा 3 बार में, इधर कितना हो जाएगा। देखो फाइनली हुआ क्या इसके साथ, फाइनली हुआ क्या इसके साथ, तो ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें ऊपर के तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इधर के तरफ कितना लग रहा है, एक 8 और एक सेम डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन वाले को जोड़ोगे कि घटाओगे, घटाएंगे, डायरेक्शन किधर रखेंगे, बड़े वाले की तरफ, डायरेक्शन किधर रखेंगे, तो घटाओगे तो कितना आएगा, किधर के तरफ, इसमें तो एक ही तरफ लग रहा है, कितने का। अब जरा सा देख लो, यही तो था तुम्हारा एक्स एक्सिस और यही तो था तुम्हारा वाई एक्सिस। तो अगर तुमसे पूछे कि एफ एक्स कितना होगा, तो तुमको सीधे दिखना चाहिए कितना। अगर तुमसे कोई पूछे कि एफ वाई कितना होगा, -6, नीचे की तरफ है, देखिए ना, नीचे की तरफ है। तो और एफ नेट पूछे, तो अब जरा सा देख लीजिए कि अगर एफ नेट आपसे पूछेगा, तो एफ नेट भाई साहब देख लो कितने डिग्री पे है, सीधे क्या करेंगे, एफ नेट बराबर सीधे लगा देंगे क्या, √f(x) का स्क्वायर और प्लस f(x) और fy दोनों पता है, निकल जाएगा कि नहीं। तो इतना खतरनाक चीज वेक्टर के एक कॉन्सेप्ट से क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं। इसको बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंक्लूजन सुन लो, इसको बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जिस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको एक लाइन ही बस याद रखना है क्या, कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी वेक्टर है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी वेक्टर है जिसका नाम है एक्स, और वाई एक्सिस में कोई भी वेक्टर मान लीजिए है क्या, ये वाला कोई सा वेक्टर मान लो, ये है, ये वेक्टर है आर, ठीक ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये वेक्टर है क्या तुम्हारा आर। अगर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर, तो जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ कितना लोगे, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा है उसके साथ क्या लोगे, साइन थीटा। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ये वेक्टर इधर रहता तो, और ये एंगल थीटा रहता तो, अगर इसका नाम पी रहता तो, पी रहता तो जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ, और जिसके साथ नहीं लगा है उसके साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर वेक्टर ये रहता तो, और ये एंगल अल्फा रहता तो, अगर इसका नाम रख लो, क्या रख ले, ए रख लो, ठीक ना। जिसके साथ लगा हुआ है उसके साथ, और जिसके साथ नहीं लगा है उसके साथ। कोई दिक्कत, कोऑर्डिनेट में घुमाना सीख गए। अच्छा सर तीनों में हो गया है, वो इसमें भी हो जाए तो अच्छे लगेगा। बीटा रहे और इसका नाम रख लो बी। अच्छा ये बीटा और बी में, तो जिसके साथ बीटा लगा है उसके साथ बी कॉस, और जिसके साथ नहीं लगा उसके साथ। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए कि जब सारे वेक्टर को आप घुमा लीजिएगा, तो सब या तो एक्स एक्सिस में दिखेगा, या तो एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। और 90 डिग्री वाला कहानी तो अपने को बहुत आसान लगता है, तो कहानी इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, बहुत। और इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूट करने का मतलब होता है क्या, घुमा देना सीधे। क्या होता है, घुमा देना। एक वेक्टर था, उटपटांग दिख रहा था, अब उटपटांग दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे। अब मान लो कोई लड़की है, उटपटांग दिख रही है शादी के दिन, तो क्या करेगी, तेरे को बड़ी पता है भाई, मेकअप करेगी। तो अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करेगी, थोड़ा सा
इधर इधर क्या लगाएगी, उसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट, तो फेशियल, फलाना ढेकना, दिस दैट, आईलाइनर, मस्करा। आपको तो बहुत ज्यादा पता है सर, है ना। चलो, प, पहले कॉस्मेटिक का दुकान चलाते थे इसीलिए। सुनो, सुनो, मतलब क्या भाई कि वेक्टर को घुमा के काम क्या हो जा रहा है अपना, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है किस सेंस में, हमको काम करने में आसानी हो रही है। काम करने में आसानी हो रही है तो हम धराधर धराधर निकाल ले रहे हैं, है ना। अब देखिए कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अगले दिन पढ़ के आइएगा, घर पे थोड़ा सा घुमाना फिराना देख के आइएगा। अगले पूरे घंटा, अगले पूरे घंटा रिजोल्यूशन का क्वेश्चन करवाएंगे, नेट रिजल्टेंट निकालने का वेक्टर का सवाल करवाएंगे। और इसके बाद खाली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बच जाएगा, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और वेक्टर को हम लोग कर देंगे समाप्त। फिर शुरू करेंगे क्या, एक दिन डिफरेंशिएशन, एक दिन इंटीग्रेशन बेसिक, और फिर शुरू करेंगे क्या, 12th का बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलिए पढ़ के आइए, काफी आज के लिए इतना। अबे यार।